हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन एडुप्रिंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे आपकी बायोलॉजी का एक चैप्टर जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त और दुश्मन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किस तरीके से वो हमारे दोस्त हैं और किस तरीके से वो हमारे दुश्मन हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका ओवरव्यू लेंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, जिससे आपको भी अंदाजा रहे कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड हैं, कितने पार्ट्स। सेकंड, हम जानेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, किस तरीके से वो हमारे दोस्त हैं। थर्ड पार्ट में देखेंगे हार्मफुल, किस तरीके से वो हमारे फो हैं, दुश्मन हैं, हार्मफुल माइक्रोस्कोप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। और फोर्थ पार्ट में हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। तो एक इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, एक आपको ओवरव्यू रहेगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, तो इस वर्ड को तोड़ दो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटा, टाइनी, और ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म। तो वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करना पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये हमारे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से बने हुए, मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल से बने हुए। मतलब या तो इनमें एक सेल हो सकता है और या तो एक से ज्यादा सेल हो सकते हैं। जिनमें एक सेल होगा उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, जिसमें एक से ज्यादा सेल होंगे उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। ठीक है। एंटोनी वान लीवेनहॉक कौन है? ये देखो, ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, एंटोनी वान लीवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही दूसरा नाम क्या है? माइक्रोब्स भी इनको कहते हैं। तो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनको चार मेन टाइप में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले बैक्टीरिया, ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, एक सेल से बने हुए। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, सैल्मोनेला। ठीक है, ये हमारे क्या है? बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया कई शेप में भी पाए जाते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल शेप हो गए, सिलेंडर शेप में, स्पेरिकल शेप में, ठीक है, राउंड शेप में। तो कई शेप्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सेकंड, फंगी। फंगी हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, सिर्फ यीस्ट को छोड़ के। यीस्ट भी क्या है? फंगी है, बट वो यूनिसेलुलर होता है। बाकी सारे फंगी मल्टी सेलुलर होते हैं। फंगी के एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया। ब्रेड मोल्ड क्या है? जो ब्रेड में या रोटी में फफूंद लग जाती है ना, काफी टाइम तक रखे रहते रोटी, फफूंद लग जाती है व्हाइट व्हाइट कलर की, तो वो वही ब्रेड मोल्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रेड मोल्ड। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी हमारे यूनिसेलुलर माइक्रोब्स हैं, एक सेल से बने होते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये हमारे प्रोटोजोआस हैं। एल्गी, एल्गी हमारे या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर। तो वो हमारे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये एक चीज, और ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ये ग्रीन, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब ये अपना खुद फूड बना सकते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं एल्गी अपना फूड खुद। क्लेमाइडोमोनास हो गया, मोनास, स्पायरोगायरा हो गया, ये हमारे एल्गी के एग्जाम्पल है। देखो, माइक्रोब्स में वायरसेस भी आते हैं, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इन माइक्रोब्स से भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये कहते हैं ये ना तो लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं, एकदम बीच के बॉर्डर पे पाए जाते हैं, कहीं पार्शियली लिविंग पार्शियली नॉन लिविंग। ये लिविंग कब कंसीडर किए जाएंगे? जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होंगे तब ये लिविंग कंसीडर किए जाएंगे। बाहर होंगे तो नॉन लिविंग कंसीडर किए जाएंगे। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मतलब होस्ट की बॉडी, क्या हम कहेंगे? क्या होस्ट की बॉडी पे, तो पार्शियली लिविंग और नॉन लिविंग।
और जब दूसरे होस्ट की बॉडी के ऊपर होंगे, होस्ट सेल के अंदर ही ये अपना नंबर्स बढ़ाते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ किसी की दूसरे की ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं, दूसरे की बॉडी के सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। बाहर ही एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बाहर ये नॉन लिविंग रहते, क्या लिविंग ही नहीं रहते हैं। जैसे पोलियो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ये हमारे वायरसेस हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों ओर प्रेजेंट हैं और ये अपने नंबर्स को बढ़ाते रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, नंबर्स इंक्रीज होता रहता है इनका। इनके नंबर्स को बढ़ने में, मतलब इनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नंबर्स है कैसे बढ़ता है, फेवरेबल कुछ कंडीशंस तो होंगी कि कहाँ ये सरवाइव कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो इनके सरवाइव करने की जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या, पहला तो इम्पोर्टेंस किसका है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर में भी वो नहीं रह सकते, वो मर जाएंगे, और बहुत ही कम टेम्परेचर होगा, वहां पर भी वो नहीं रह सकते हैं, वो मर जाएंगे। सेकंड, न्यूट्रल पीएच। हमारा जो मीडियम है जो वो न्यूट्रल होना चाहिए, ना हो एसिडिक नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है। एसिडिक होगा तो क्या होगा, वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। थर्ड, रिक्वायर वाटर। उनकी ग्रोथ के लिए वाटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। देखो वाटर से वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को डेराइव करते हैं। तो जब आपने देखा होगा, जैसे अचार रख रही हो मम्मी, पिकल रख रही हो, या फिर कोई भी चीज हो, उसमें मॉइस्चर पहले उसको सुखाया जाता है रखने से पहले, स्टोर करने से पहले, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, वो क्योंकि मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो अपने नंबर्स को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अगला कार्बन, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये गैसेस भी इंपॉर्टेंट होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए और इनके ग्रोथ के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे। देखो चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड किस तरीके से ये हमारे फ्रेंड है, फ्रेंड कब होंगे, जब हमारी कोई हेल्प करेंगे या किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे हमको। तो इनका कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, इन फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में क्या है इनका इंपॉर्टेंस है, फूड इंडस्ट्री में देखो लैक्टोबाइक्लस बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, दही में। दूध से दही बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक है। और ब्रेड हो गया, केक हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, इनके फॉर्मेशन में ईस्ट का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है, जो कि क्या है, फंगी है। क्या है, एक फंगी है, ईस्ट का यूज किया जाता है। ब्रेड हो गया, केक हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, इनको बनाने में ईस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन, जो क्या करते हैं, इनको फर्मेंट करके इनका फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ईस्ट का यूज बेवरेज इंडस्ट्री में भी किया जाता है, कमर्शियल लेवल में, बड़े लेवल में अल्कोहल, वाइन बनाने के लिए और विनेगर बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट डिकम्पोज करके एक प्रोसेस है, फर्मेंटेशन बोलते हैं। इससे ईस्ट शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। हमारी शुगर, अल्कोहल किससे बनता है, शुगर से। तो शुगर कन्वर्ट होता है अल्कोहल में बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और जो ग्रेप होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उससे किसका फॉर्मेशन होता है, वाइन का फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन के ही थ्रू, ठीक है। अगला नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन इन्हीं को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी। बैक्टीरिया होगा, कुछ फंगी होगा, इनसे कुछ बैक्टीरिया और फंगी से क्या मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज के थ्रू, एंटीबॉडीज की हेल्प करते हैं, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या करते हैं, किल करते हैं या उनके नंबर को ग्रो होने से रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके नंबर को ग्रो होने से रोकेंगे और उनको किल भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, जो कि कौन डिस्कवर की थी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट
एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ओके। कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स के नेम क्या क्या हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और एर्थ्रोमाइसिन। ठीक है, ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो रेगुलरली यूज किए जाते हैं कॉमनली। ठीक है, नेक्स्ट वैक्सीन फॉर्मेशन में, तो वैक्सीन आप लोग जानते होंगे, जैसे कोई भी जैसे कोरोना वायरस आया था तो वैक्सीनेशन हुआ था ना। तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है, जिसमें डेड वायरसेस या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, या तो डेड होंगे या वीक होंगे, वीकेंड माइक्रोब्स होंगे जो सिरिंज के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बारे में, उस जो डेड या फिर डेड माइक्रोब्स हैं उसके बारे में हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में अगर वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेंगे तो जिससे वो लड़ सकें। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी सोल्जर्स, जैसे सभी बॉडी इम्यून सिस्टम क्या है, इसमें एंटीबॉडीज होती हैं। ये क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती है, एक तरीके से हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। अब उनको लड़ना है, वो उन दुश्मनों से लड़ सकते हैं जिनके बारे में उनको जानकारी है, लेकिन वो उनसे कैसे लड़ेंगे जिनको वो जानते ही नहीं है। तो ऐसे ही उन डेड वायरसेस के फॉर्म में, डेड माइक्रोब्स के फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उनको क्या पड़े, पहचान पड़ सके कि हमको इनसे कैसे लड़ना है। तो वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी यूज किया जाता है माइक्रोब्स का। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे? नाइट्रोजन को वो सॉइल में फिक्स करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, राइजोबियम हो गया, ये कुछ माइक्रोब्स हैं जो, ये एक बैक्टीरिया है और ये एल्गी है। ये बैक्टीरिया है, क्या है? एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करने का, फिक्स करने का वर्क करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। कैसे फिक्स करते हैं अभी हम नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। लास्ट, इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे जो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, डेड प्लांट्स या एनिमल्स का वेस्ट हो गया, उसको माइक्रोब्स क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। उन माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। और उसको वो डिकम्पोज करके क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में, जिससे फिर वो खेती वगैरह में यूज कर लिया जाता है मैन्योर। तो जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं वो वेस्ट को, एनिमल वेस्ट हो या प्लांट वेस्ट हो, उसको डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट करते थे। इस तरीके से वो एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त हमारे किस तरीके से हैं, किस किस चीजों में वो हमारी हेल्प आते हैं, क्या क्या प्रोडक्शन में हेल्प होते हैं। अब हम जानेंगे कि हार्मफुल कैसे कैसे हैं वो हमारे। तो देखो, माइक्रोब्स होते हैं जो वो कई डिसीजेस कॉज करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में भी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीजेस कॉज करते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीजेस कॉज करते हैं उनको कहते हैं पैथोजेंस। अब डिसीजेस कैसी है? ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं ये। तो इनको कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो डिसीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं उनको क्या बोला जाता है? कम्युनिकेबल डिसीजेस। जैसे कि कॉलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये कैसी डिसीज है? कम्युनिकेबल डिसीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से, जो बीमार व्यक्ति है उससे हेल्दी पर्सन में फैलेंगी। अब किस तरीके से फैल सकते हैं? वाटर के थ्रू फैल सकती हैं। मान लो उसने पानी पिया, उसके जूठे पानी को आपने पी लिया, या फूड के थ्रू या एयर के थ्रू, वो उसने स्नीज किया, छींका, खांसा और उसी एयर में आपने भी इनहेल कर लिया, तो इस तरीके से फैल सकती हैं।
तो वो डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं, उनको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये हमारी कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट डिसीजेस आर कॉल्ड कैरियर्स। देखो, और अब ये तो वाटर एयर के थ्रू हो गया। अब जो ऑर्गेनिज्म डिसीजेस को एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं, उनको कहते हैं कैरियर्स। क्या बोलते हैं? कैरियर्स। जैसे मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, ये सारे क्या है? कैरियर्स हैं। क्या है? कैरियर्स हैं। इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, उससे हेल्दी पर्सन को जब बाइट करेंगे तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी, तो कैरियर्स कहेंगे इनको। ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया, वायरसेस को कैरी करते हैं। अब ये डिसीज तो यही कॉज करते हैं ना, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, जो माइक्रोब्स, तो उनको कैरी करते हैं हेल्दी पर्सन तक और बीमारियों को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। क्या कहलाते हैं? कैरियर्स कहलाते हैं वो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म के हाउस फ्लाई हो गया, ये कॉलेरा, डाइसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस, ये डिसीजेस इनको कैरी करती हैं। कैसे? जो वेस्ट वगैरह हो गया, फीसेस हो गए, फीसेस तो इनमें जाके बैठती हैं हाउस फ्लाई गंदगी में, और फिर उससे खाने पे बैठती हैं, कहीं कहीं बैठती हैं, जिससे वो बीमारियों को कैरी करती हैं। ऐसी फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो होते हैं वो मलेरिया कैरी करते हैं, उनके बाइट करने से मलेरिया होता है। मतलब जो मलेरिया जिस प्रोटोजोआ से होता है उसको कैरी करते हैं। तो जब इन्फेक्टेड पर्सन से वो हेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के बाद किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं, तो वो जो प्रोटोजोआ है, मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, वो ट्रांसमिट हो जाता है हेल्दी पर्सन में, और वो इंसान भी मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। फीमेल एड्स मॉस्किटो जो हो गया, वो डेंगू के वायरसेस को कैरी करता है। क्या करता है? डेंगू के वायरस। जिसको पर्सन को डेंगू है, उसको इन्फेक्ट किया, उसको उसने बाइट किया, तो उसके पास डेंगू का वायरस आ गया। अब वो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उसके ब्लड में उसको इंजेक्ट कर देगा, छोड़ देगा, मिक्स हो जाएगी, जिससे वो भी पर्सन डेंगू से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो कौन सी? एड्स मॉस्किटो डेंगू फैलाती हैं और एनोफिल्स मॉस्किटो मलेरिया कॉज करती हैं। अब कुछ डिसीजेस जो ह्यूमंस में होती हैं इन माइक्रोब्स के थ्रू, उनको देखेंगे। जैसे बैक्टीरिया के थ्रू ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये जो डिसीजेस है बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस हमारा एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। जो मीडियम है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस एयर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग जो बैक्टीरिया है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसके थ्रू? एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। इनका ट्रांसमिशन एयर के थ्रू होता है। कॉलेरा कॉजिंग जो बैक्टीरिया है वो वाटर या फूड के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन इनका हो सकता है। ठीक है, होता है। वाटर एंड फूड थ्रू, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू जो वाटर या फूड कांटेक्ट में आएगा, उससे जो हेल्दी पर्सन है अगर वो उसी को कंज्यूम करेगा तो वो भी उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा कॉलेरा से। टाइफाइड जो है, टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, वाटर के थ्रू इनका ट्रांसमिशन होता है। ऐसे वायरसेस से जो डिसीजेस कॉज होती हैं, जैसे मीसिल्स हो गया, ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। जो मीसिल्स कॉजिंग वायरस होते हैं वो एयर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन इनका होता है। चिकन पॉक्स के जो वायरस हैं वो एयर के या कांटेक्ट के थ्रू, या तो एयर के थ्रू, वो स्नीज के थ्रू एयर में आ गए जो वायरस, उसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं, या कांटेक्ट के थ्रू, टच के थ्रू, फिजिकल टच के थ्रू ट्रांसमिशन इनका होता है। पोलियो जो वायरस है, पोलियो कॉजिंग वायरस, या एयर और वाटर के थ्रू इनका ट्रांसमिशन होता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो वाटर के थ्रू इनका ट्रांसमिशन होता है, हेपेटाइटिस कॉजिंग वायरस का। ठीक है, अगले हमारे प्रोटोजोआ जो डिसीजेस कौन कौन सी कॉज करते हैं? मलेरिया हो गया। अभी देखा, जो एनोफिल्स मॉस्किटो थी जो मलेरिया को ट्रांसमिट कर रही थी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। ये एक तिसे फ्लाई होती है, इसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट, डिसीजेस इन एनिमल्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एनिमल्स को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, एनिमल्स को भी क्या डिसीज कर देते, कॉज कर देते हैं ये। तो एनिमल्स में कौन कौन सी डिसीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज होती हैं? जो एक दो इंपॉर्टेंट दी गई है, एक कौन सी, एक तो एंथ्रेक्स हो गया, किसी एक बैक्टीरिया के थ्रू ये एनिमल्स में होता है। दूसरा फुट एंड माउथ डिसीज, फुट एंड माउथ डिसीज ये कैटल्स में होता है वायरस के थ्रू। किसके थ्रू? वायरल डिसीज है ये बैक्टीरियल डिसीज है। जो एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरियल डिसीज है, और फुट एंड माउथ डिसीज ये कौन सी डिसीज है? वायरल डिसीज है जो एनिमल्स में होती है। डिसीजेस इन प्लांट्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स में भी डिसीज हो जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब ये कौन सी डिसीज है? तो देखो, सिट्रस कैंकर, फोटो यहीं दिखा देंगे। सिट्रस कैंकर डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सिट्रस कैंकर, ठीक है। ये कुछ हमारे जैसे लेमन हो गया, उसमें छोटे छोटे पोर्स निकल आते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स उभर आते हैं, ये क्या है? वही है सिट्रस कैंकर, जो कि बैक्टीरियल डिसीज है। सेकंड, रस्ट ऑफ बीट, बीट में रस्ट जंग की तरह लग जाता है, ग्रीन ग्रीन, ये हमारा फंगी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? कॉज बाय फंगी। बीट रस्ट, जिसको बोलेंगे रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। ऐसा लगता है जंग लग गई हो जैसे, इसमें व्हीट में बस ग्रीन ग्रीन होती है ये, ठीक है। येलो वीन मोसैक ऑफ भिंडी कॉज बाय वायरस, एक डिसीज होती है जो लीव्स में, जो लीव्स होती हैं किसी प्लांट की लीव्स, वो उसकी जो वीन्स हैं, वैसे लीव्स कैसी होती है? ग्रीन होती है, बट उसकी जो वीन्स हैं वो येलो पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? येलो पड़ जाती हैं। तो वही कहते हैं येलो वीन मोसैक ऑफ भिंडी। ये किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू। ये वायरस का नाम ही है येलो वीन मोसैक, ये हमारा वायरस है जिसके थ्रू ये डिसीज होती है प्लांट्स में। तो डिसीज कॉज करने के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर जब हमारे फूड में ग्रो हो जाता है तो वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, जिससे हमारा फूड भी पॉइजनस हो जाता है। फूड पॉइजनस हो जाएगा तो हम उसको कंज्यूम करेंगे तो हमको क्या होगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फूड पॉइजनिंग, जिससे हम बीमार पड़ जाएंगे, डायसेंट्री हो जाएगी और भी वॉमिटिंग होगी हमको। तो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड, ये हमारे फूड पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। these substances make the food poisonous, ये सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे फूड को पॉइजनस बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं, जिससे सीरियस इलनेस, गंभीर बीमारी भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो जाती है कई केसेस में, ठीक है। तो जिस फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं? एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उनमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस का नंबर ज्यादा हो जाता है तो वो फूड पॉइजनस हो जाता है, जिसको खाने से हमको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे काफी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं, इवन किसी किसी कंडीशन में डेथ भी हो जाती है, ठीक है। अब ये फूड पॉइजनिंग से बचा कैसे जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से बचा कैसे जाए? तो कुछ मेथड्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को फूड में ग्रो होने से रोकने को, क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन। क्या बोलेंगे? प्रिजर्वेशन। तो ये मेथड्स कुछ दिए गए हैं प्रिजर्वेशन के, फूड प्रिजर्वेशन के। पहला, केमिकल मेथड्स, केमिकल्स के द्वारा हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर ना बढ़े। जैसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स, जिन सब्सटेंसेस से, जिन केमिकल से फूड को प्रिजर्व किया जाता है उनको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। तो जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो फूड में मिलाए जाते हैं जिससे प्रिजर्व रहे फूड हमारा, ठीक है। अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जैसे मिल्क को बॉयल करने पर उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं और मिल्क हमारा लंबे टाइम तक चलता है। बॉइलिंग ऑफ मिल्क किल्स द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इट। पेस्चराइजेशन एक मेथड है जिसमें मिल्क को बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर कुछ लगभग 15 to 30 सेकेंड्स तक, और फिर उसके बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है, चिल कर दिया जाता है और उसको स्टोर कर दिया जाता है। तो पेस्चराइज
पेस्चराइजेशन एक मेथड है, इज अ टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क, मिल्क को प्रिजर्व करने की, इन विच इट इज बॉइल्ड एट 70 डिग्री सेल्सियस। किस टेम्परेचर पे? 70 डिग्री सेल्सियस पे, ज्यादा या कंपनी 70 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 टू 30 सेकंड्स। कितने? 15 टू 30 सेकंड्स के लिए। एंड देन सडनली चिल्ड, उसको और उसके बाद तुरंत ठंडा कर लिया जाता है और उसको स्टोर कर लिया जाता है। पेस्चराइजेशन की जो डिस्कवरी थी वो लुइस पैस्चर ने की थी। किसने की थी? लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर ने पेस्चराइजेशन डिस्कवर किया था, ये टेक्निक डिस्कवर की थी। बाई कॉमन सॉल्ट। अब देखो, फूड को प्रिजर्व करने का मेथड कॉमन सॉल्ट के द्वारा भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे अचार वगैरह रखना हो तो मम्मी क्या करती है, सॉल्ट मिला के उसको रखते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाता है। और मॉइस्चर निकल जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी रुक जाएगी, वो ड्राई एनवायरनमेंट में नहीं ग्रो कर सकेंगे और मर भी जाएंगे इवेंचुअली। ठीक है, जैसे पिकल्स हो गया, अचार रखने में, आंवला रखने में, टर्मरिक, इन सारी चीजों में सॉल्ट का यूज किया जाता है, जिससे वो हमारे लंबे टाइम तक क्या है, प्रिजर्व रहें। ठीक है, उसके बाद बाई शुगर। शुगर, अब जिस फूड में, जिन फूड सब्सटेंसेस में हम सॉल्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हम उसमें शुगर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? शुगर से उनको प्रिजर्व रखते हैं। जैसे जैम्स हो गए, जेलीज हो गए, स्क्वाश हो गए, इनको हम किससे, इनमें शुगर मिला के इनको रखते हैं, जिससे वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहें। ये भी मॉइस्चर को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है, और इवेंचुअली डेथ भी हो जाती है, रुक जाती है ग्रोथ, डेथ भी हो जाती है, किल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑयल एंड विनेगर। विनेगर और ऑयल से, देखो ऑयल पिकल हो गया, उसमें भी ऑयल डालते हैं ना। ऑयल क्या करता है, ऑयल कांटेक्ट को ब्रेक कर देता है माइक्रोब से और सब्सटेंसेस। जैसे जिस सब्सटेंस को आप ऑयल में डिप करके रखेंगे, उसका कांटेक्ट माइक्रोब से वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसको ऑयल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिससे जो है हमारे माइक्रोब्स का नंबर नहीं बढ़ेगा, पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो क्या कहां से बढ़ेगा। ठीक है, विनेगर क्या करता है, विनेगर एसिडिक होता है, ये पीएच वैल्यू को कम कर देता है, मतलब मीडियम को हमारे एसिडिक बना देता है, और जहां पे माइक्रोब्स हमारे जिंदा नहीं रह सकते हैं, मर जाएंगे वो। ठीक है, शुरुआत में बताया था पीएच न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। ये कम कर देता है पीएच को, मतलब एसिडिक इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मीडियम एसिडिक हो जाता है। ठीक है, जिससे माइक्रोब्स जिंदा नहीं रह पाते, मर जाते हैं। ठीक है, अगला मेथड स्टोरेज एंड पैकिंग। पैकिंग या स्टोरेज कैसे करेंगे हम उसको, एयर टाइट कंटेनर में हम सब अपने फूड आइटम्स को स्टोर करके रखेंगे, जिससे ऑक्सीजन वगैरह जो एयर है वो नहीं पहुंचेगी, तो माइक्रोब्स भी हमारे नहीं पहुंचेंगे और लंबे टाइम तक हमारा फूड प्रिजर्व रहेगा एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट पैकेट में। देखो, तो खाने की चीजें भी पैकेट्स में आती हैं, एयर टाइट पैकेट्स में। ठीक है, सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल इज द फ्लो ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपको पता है कितना नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन गैस है। उस नाइट्रोजन को प्लांट्स भी यूज करते हैं, एनिमल्स भी यूज करते हैं एज अ वेरियस कंपाउंड्स में, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए, आरएनए, इन सारे फॉर्म्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज करते हैं। क्लोरोफिल भी नाइट्रोजन से बना होता है, तो यूज करते हैं। अब किस तरीके से एटमॉस्फेयर से ये नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर पहुंचती है, एनिमल्स के अंदर पहुंचती है, और फिर इसका मेंटेन, ये इसका अमाउंट जो 78% है, मेंटेन कैसे रहता है। क्यों? अगर यूज कर लेंगे वापस से एटमॉस्फेयर में नहीं जाए तो कम नहीं होगा, 78% से कम बचेगा, लेकिन मेंटेन रहता है ना, नाइट्रोजन गैस मेंटेन रहती है। तो वही नाइट्रोजन साइकिल क्या है, अमाउंट फ्लो ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, हमारी नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है। ठीक है, पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू यूजेबल कंपाउंड। अब देखो, नाइट्रोजन जो गैस है एटमॉस्फेयर में, हमारे नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है।
अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कहलाता है? इस गैसियस फॉर्म से यूजेबल कंपाउंड्स, जिस कंपाउंड्स को प्लांट या एनिमल्स यूज कर सकें, उस फॉर्म में इस नाइट्रोजन गैस का कन्वर्जन नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन? कन्वर्जन ऑफ N2 गैस का किसमें? यूजेबल कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स को हम यूज कर सकें। बेसिकली ये कौन से होते हैं? NO3 नेगेटिव, जिसको नाइट्रेट भी बोलते हैं। क्या? नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव। इसको कुछ बैक्टीरियाज हो गए वो करते हैं। क्या? इनको कुछ बैक्टीरियाज हो गए वो सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट्स नोड्यूल्स में, किसमें? रूट्स नोड्यूल्स में पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जैसे पी हो गया, कुछ पल्सेस जैसे पी हो गया, बीन हो गए, इनके प्लांट्स के रूट्स नोड्यूल्स पे छोटे छोटे, आप पी का पेड़ उखाड़ के देखना, उनके रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। तो उन नोड्यूल्स में ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये पाया जाता है, जो कि क्या करता है? जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की, उसको किसमें? सॉइल में मिक्स करने का काम करता है। फिक्स करता है मतलब मिक्स करने का काम करता है, और ये उसको कन्वर्ट करता है किसमें? यूजेबल कंपाउंड्स में, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स उसमें कन्वर्ट करता है। कभी कभी ये नाइट्रोजन जो है लाइटनिंग से भी सॉइल के अंदर फिक्स हो जाती है। कैसे? देखो, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में इस तरीके से प्रेजेंट होती है, जिसको N2 गैस कहते हैं। एक एटम नहीं, नाइट्रोजन के 2 एटम एक साथ बॉन्ड बना के दोस्ती निभाते हुए रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। कभी भी कोई गैस अकेली नहीं रहती है। एटम, किसी भी गैस का एटम अकेला नहीं रहता है, दोस्ती बना के वो साथ साथ रहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस क्या है? एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है एटमॉस्फेयर में। जब लाइटनिंग होती है तो हीट की वजह से, जो लाइटनिंग की वजह से ये इनका जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, और नाइट्रोजन ये सेपरेट हो जाते हैं दोनों एटम्स। अब ये दोनों एटम्स सेपरेट है, मतलब अब सॉइल के अंदर फिक्स होने के लिए रेडी है। इनको ब्रेक करना पड़ता है, नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को एटम्स में ब्रेक करना पड़ता है, जिसके बाद ये सॉइल में फिक्स होते हैं। तो यही काम कभी कभी लाइटनिंग से हो जाता है, और बनना है कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इनके नोड्यूल्स पे पाया जाता है, रूट नोड्यूल्स पे, वो सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स नहीं है, जिनके पास राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, एक और ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि वो भी क्या करता है? सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, अब देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते चलना, एकदम इजी वे में हम समझेंगे इसको। ठीक है, देखो, नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहला स्टेप क्या है? नाइट्रोजन कहाँ पाई जाएगी? एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन गैस कहाँ पाई जाएगी इनिशियल स्टेज में? एटमॉस्फेयर में तो पाई जाएगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर में पाई जाएगी, तो कभी कभी लाइटनिंग की वजह से या राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं, वो इसको क्या करेंगे? उसमें सॉइल में फिक्स करेंगे। तो इस एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, ये लाइटनिंग के थ्रू या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के थ्रू ये सॉइल में फिक्स हो जाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे, किसमें? सॉइल में। उसके बाद ये जो अभी सॉइल में फिक्स हुए, ये इसको यूजेबल कंपाउंड्स में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? अभी सॉइल में फिक्स किया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज ने, अब इसको यूजेबल कंपाउंड्स में जो बैक्टीरिया हैं उनका टर्न आएगा, और वो इसको कंपाउंड को करेंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट। ठीक है, फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, बैक्टीरिया नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में इसको क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे हमारे नाइट्रोजन को। लाइटनिंग के थ्रू डायरेक्टली जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में फिक्स हो जाती है, लाइटनिंग के थ्रू डायरेक्टली हो जाती है। और जो राइजोबियम जो बैक्टीरियाज है हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये हमारे पहले
सॉइल में फिक्स करते हैं और फिर यूजेबल कंपाउंड्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये यूजेबल जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे सॉइल में जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सॉइल में क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे नाइट्रोजन के फॉर्म में। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में प्रेजेंट पहुंच गए। ठीक है, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है सॉइल में पहुंच गए। अब इसको प्लांट्स क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे। प्लांट्स इसको रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे। अब इन प्लांट्स को खाता कौन है, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। तो अभी इन प्लांट्स के पास नाइट्रोजनस जो कंपाउंड्स है वो पहुंचे। अब इनको कंज्यूम किया एनिमल्स में तो एनिमल्स के पास पहुंचेंगे ऐसे ही। अब प्लांट और एनिमल्स कभी ना कभी डिके डेड होंगे, मरेंगे तो कभी ना कभी। प्लांट्स डिके होंगे, प्लांट्स की डेथ होगी, एनिमल्स की डेथ होगी, तो जो नाइट्रोजनस बेस्ड है उनकी बॉडी के अंदर वो क्या होगा, सॉइल में फिर से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो फिर से सॉइल में पहुंच जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अब मरेंगे तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनकी बॉडी में एक्सक्रीशन से, एनिमल्स एक्सक्रीट भी करते हैं यूरिनरी जो यूरिया है उसके थ्रू भी, तो फीसेस यूरिया और एक्सक्रीशन के थ्रू वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इकट्ठा हुआ। अब वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है फिर से सॉइल में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा कंपाउंड्स के फॉर्म में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के फॉर्म में फिर से सॉइल में मिक्स हुआ। और एक बैक्टीरिया होते हैं जो कहलाते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या कहलाते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि इन कंपाउंड्स को दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये हमारी नाइट्रोजन गैस फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है, जिससे हमारे जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है इसका अमाउंट मेंटेन रहता है। एक बार फिर से, नाइट्रोजन गैस का सोर्स क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस मौजूद है वो लाइटनिंग के थ्रू और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के थ्रू किस में कन्वर्ट होते हैं, फिक्स किए जाते हैं सॉइल में। लाइटनिंग के थ्रू डायरेक्ट हमारी सॉइल में जो है कंपाउंड्स के फॉर्म में फिक्स हो जाते हैं। जो बैक्टीरियाज हैं वो उसको सॉइल में फिक्स करते हैं। क्या करते हैं, सॉइल में फिक्स करते हैं और देन इंटर्न वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं और फिर हमारे कंपाउंड्स उस सॉइल में मौजूद हो गए, उस सॉइल में मौजूद हो गए। अब जो कंपाउंड्स है नाइट्रोजन के उसको प्लांट्स इनटेक करेंगे रूट्स के थ्रू। ठीक है, अब उन प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे। प्लांट्स और एनिमल्स जो है कभी ना कभी क्या होगी, उनकी डेथ होगी। तो जो हमारा वेस्ट कलेक्ट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट होगा, वो फिर से हमारे सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के फॉर्म में फिर से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो सॉइल में फिर से पहुंच गए नाइट्रोजन कंपाउंड्स और देन जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो वापस से इन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे और ये हमारी नाइट्रोजन गैस फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी। और ये साइकिल लगातार चलती जाती है जिससे नाइट्रोजन का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो बैलेंस रहता है। आई होप नाइट्रोजन साइकिल समझ में आई होगी। ना आई हो, जहां ना आई हो तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में।